आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको एक पॉइंट पर आकर कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ होगा कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस होता है। और अगर आप अभी तक कंफ्यूजन में हो कि कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कोई बात नहीं, आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है और तीनों में से कौन सा बेटर फंड है टू इन्वेस्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। अब सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, एक फंड जिसे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। अब म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में ना एक कॉमन सा डिफरेंस होता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड के बारे में आप जानते हो? नहीं जानते? मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जब कोई फंड मैनेजर ये चाहता है कि वो इंडेक्स फंड, यानी कि ऑलरेडी जो टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स फंड बना हुआ है, मैं उसके रिटर्न को बीट कर पाऊं, तो वो होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। और जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि वो ऐसी कंपनीज में हमारा पैसा लगाए जो इंडेक्स फंड के रिटर्न को बीट कर पाए, राइट। अब पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होता है? पैसिव म्यूचुअल फंड यानी कि इंडेक्स फंड, दोनों सिमिलर ही होते हैं, बस डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया वो होता है पैसिव म्यूचुअल फंड यानी कि इंडेक्स फंड, जिसमें ऑलरेडी टॉप 50 कंपनीज का एक फंड बना हुआ है, जिसमें ना कोई कंपनी आउट होती है ना कोई इन होती है। लेकिन अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही होती है और वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही होती है तो इन दैट सिचुएशन उस कंपनी को हटा दिया जाता है। अब ये मैं 50 कंपनीज इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे कि निफ्टी 50, इसके बारे में हर कोई जानता है। तो निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जिसमें 50 कंपनीज ऑलरेडी होती हैं, जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, और वो मार्केट में, यानी कि उनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है, उनका नेटवर्थ काफी अच्छा है और मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा डिफरेंस और आता है म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में। एक एक कर मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले म्यूचुअल फंड तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड, जब आप किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज के साथ बना हुआ है और वो कंपनीज मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे मैंने आपको निफ्टी 50 का एग्जांपल दिया था, सेंसेक्स भी होता है और साथ में अगर मैं बात करूं निफ्टी 100 तो वो भी इसी का ही पार्ट होता है। तो निफ्टी 50 के एग्जांपल से ही हम समझ लेते हैं 50 कंपनीज उसमें होती हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर इंडेक्स फंड में ऑलरेडी कंपनी सिलेक्टेड है, रेशियो सिलेक्टेड है, उसका वेटेज सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर ज्यादा काम नहीं होता है। आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं, मैं इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। और हाँ, ये पूरे शेयर मार्केट का सबसे लोअर रिस्क वाला फंड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। अब बात यहाँ पर ये आती है, आपने कमीशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जब भी आप किसी मार्केट में यानी कि फंड में इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंडेक्स फंड हो या फिर ईटीएफ हो, ईटीएफ पर भी अभी हम आएंगे, लेकिन अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो जाता है। अब वो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? फंड में इन्वेस्ट करते हैं हम थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हमें कमीशन देना होता है, कुछ अमाउंट देना होता है, दैट इज एक्सपेंस रेशियो। अब अगर मैं म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो वो काफी ज्यादा होता है। अब ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ना फंड मैनेजर्स ये देख रहे होते हैं कि कैसे वो इसके रिटर्न को बीट कर सकते हैं। अगर मैं इंडेक्स फंड की बात करूं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। म्यूचुअल फंड में जो आपका एक्सपेंस रेशियो जाता है वो 1 to 2% होता है। अब आप सोचो कि 1 to 2% तो बहुत कम होता है, हम तो यूं ही अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन नहीं, वो 1 to 2% आपके अमाउंट पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और वहीं अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड की तो उसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, जो कि 0.1 से लेकर 0.5% होता है। हो सकता है कि किसी अच्छे ब्रोकर के साथ अगर आप डील कर रहे हो, अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इन दैट सिचुएशन आपका थोड़ा सा हाई हो सकता है एक्सपेंस रेशियो। पर अगर आप ये देखो 1% से लेकर 0.1%, कितना ज्यादा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में और इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशियो में। यहीं पर लोग आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था कि एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड, लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पर ये क्रिएट होती है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर मोस्ट ऑफ द एक्टिव म्यूचुअल फंड्स नहीं बीट कर पाते पैसिव म्यूचुअल फंड को, तो फिर क्या फायदा उसमें इन्वेस्ट करने का? तो
तो अब मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या होता है ना, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड मैनेजर्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादातर किसको चूज करते हैं, वो चूज करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज को और मिड कैप कंपनीज को। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज की इमेज ऐसी बनी हुई है कि कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वो यही होती है कि फंड मैनेजर स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज को चूज करें, जिसकी वजह से उनको एक प्लस पॉइंट मिल सके और उस रिटर्न को बीट कर सके। अब प्लस पॉइंट मैंने क्यों बोला, आपको क्वेश्चन आया होगा, राइट। अब इसमें परसेंटेज कैसे इंक्रीज हो जाता है ये मैं आपको समझा देती हूँ, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा। स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज हमेशा लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा रिटर्न ऑफर करती हैं, बट फैक्ट इज यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। मिड कैप कंपनीज की बात करूं तो रिस्क थोड़ा सा मीडिएट होता है, लेकिन वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो कंपनीज अभी नई होती हैं। तो अब तक आप म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड के बारे में समझ गए होंगे, लेकिन अब आते हैं ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, SIP आप इसमें भी कर सकते हो म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की तरह, लेकिन बस बेसिक चेंज यहाँ पर ये होता है कि आप यहाँ पर एक ऑटोमेटिक वाला SIP सिस्टम नहीं ऑन कर सकते। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप एक डेट सेलेक्ट कर लेते हो और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से वो SIP डिडक्ट होती रहती है। यहाँ पर आपको मैन्युअली इन्वेस्ट करना होता है, आपको हर महीने मैन्युअली इन्वेस्ट करना पड़ता है जिससे कि आपका SIP चलता रहे। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही आ जाता है कि डिसिप्लिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन दैट सिचुएशन आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज कभी आप भूल जाते हो, कभी नहीं कर पाते, तो वहां पर थोड़ा सा सिस्टम खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, या तो आप बैंक में अपडेट करवा सकते हो हर महीने डिडक्ट करने के लिए, या फिर आप अपने फोन में भी अलार्म लगा सकते हो जिससे कि आप इसमें भी डिसिप्लिन इन्वेस्ट कर सको। अब ETF में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक्सपेंस रेशियो होता है, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मिड में आते हैं इंडेक्स फंड, उसके बाद अगर मैं बात करूं ना ETFs की तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जो कि 0.01% होता है। बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कहां पर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, पर इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो 0.01% से होती है, यानी कि 100 गुना कम। आप देख सकते हो कि 100 गुना कम आप इसमें एक्सपेंस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो। साथ में ना इसमें आपका रिस्क भी काफी ज्यादा कम होता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो उतना कम तो नहीं होता, लेकिन हाँ यहाँ पर आपका रिस्क रेट कम होता है। लोअर कैपिटल से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में ना यहाँ पर आपके लिए ट्रेडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड की बात करूं तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में जब भी आप बुक करते हो अपना शेयर, तो वो आपका जो एंड ऑफ द डे वाला प्राइस होता है ना, जहां पर आपका प्राइस रुका है, फॉर एग्जांपल अभी 100 रुपए हुआ था, लेकिन आने वाले टाइम में यानी कि एंड ऑफ द डे वो 120 रुपए या फिर 40 रुपए हो जाता है, तो आपको उसी पॉइंट पे खरीदना पड़ता है। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF में एट द रियल टाइम आप उसे परचेज भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है। मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बता दिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा फंड चूज कर सकते हो, कौन सी सिचुएशन में आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि मुझे किस तरीके से अपना रिटर्न चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, मैं कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता हूं, या मुझे बिल्कुल रिस्क ही नहीं चाहिए तो मैं कहां इन्वेस्ट करूं। ये सारी चीजें आप एनालाइज कर अपने अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी फंड डिसाइड कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एट द एंड अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही कर दो, क्योंकि फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट करने में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हेल्प करती है। अगर आपके पास कैश रखा भी है ना तो उसकी वैल्यू आने वाले टाइम में 0 हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो ताकि आपका भी पैसा ग्रो हो सके। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ना ये छोटी सी कंफ्यूजन जरूर रहती है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।